जी हाँ दोस्तों, वक्फ पर सुनवाई शुरू होते ही मोदी शाह को सुप्रीम कोर्ट में लगा तगड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी शाह के वकील को जम के रगड़ा। कोर्ट के बाहर मुस्लिम पक्ष का जश्न शुरू। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, 20 मई को ऐसी कौन सी स्थिति आ गई जब सुप्रीम कोर्ट में अभी वक्फ पर सुनवाई शुरू ही हुई थी कि मोदी शाह के लिए झटके की खबर आ गई। दोस्तों, सुनवाई लंबी चलेगी मगर उससे पहले ही मुस्लिम समुदाय में खुशी, उत्साह और जश्न का माहौल क्यों बनता चला गया? आखिर मोदी शाह की तरफ से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या कहा और ऐसा क्या किया जिसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में उन्हें लताड़ लगी? तो क्या मोदी और शाह की सरकार के लिए वक्फ कानून अब दूर की कौड़ी होता जा रहा है? क्या जैसे जैसे सुनवाई आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इस कानून के रद्द होने के रास्ते साफ होते जा रहे हैं? दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक इस वीडियो को आप जरूर देखें, यही आपसे अपील है। दोस्तों, 20 मई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू। 15 मई को जब 5 दिन पहले सुनवाई हुई थी, अगली तारीख 20 मई को रखी गई थी, मगर 20 मई को सुनवाई शुरू होते मोदी और शाह की तरफ से पेश सुप्रीम कोर्ट में वकील एसजी तुषार मेहता ने जिस अंदाज में, जिस तरीके से, जिन कुतर्कों के साथ में अपनी बात रखनी शुरू की, जाहिर तौर पर उससे एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस चिढ़ गए। एक तरीके से सीजेआई पीआर गवई ने एक तरीके से उनकी बातों पर कान खड़े कर लिए। मगर एसजी तुषार मेहता मानो ये मान करके आए थे कि मोदी और शाह की तरफ से आज मानो सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ रखा जाएगा उस पर फैसला ही आ जाएगा। और वो ऐसे बातें रख रहे थे जैसे उनको ये लग रहा था कि उन्हीं के फेवर में फैसला आना है। मगर दोस्तों, ये बात शायद मोदी शाह की सरकार, शायद उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वकील एसजी तुषार मेहता भूल रहे हैं कि मौजूदा वक्त के चीफ जस्टिस पीआर गवई हैं, जिन्होंने ऐलान कर दिया है शपथ से पहले ही। इससे पहले संजीव खन्ना, जिन्होंने भी ऐलान कर दिया था। ये वो लोग नहीं हैं जैसा डीवाई चंद्रचूड़ थे चीफ जस्टिस के तौर पर, या जैसे दीपक मिश्रा हुआ करते थे। उस वक्त क्या कुछ सवाल उठते थे, कैसे आरोप इन पर लगते थे। मगर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें मुस्लिम पक्ष की तरफ से उनके वकील ने रखी, उससे सुप्रीम कोर्ट में एक अंदाज में सन्नाटा छा गया। मोदी और शाह की तरफ से पेश हुए वकील दाएं बाएं झांकने लगे। ऐसे में शुरुआत में दोस्तों, मोदी शाह की तरफ से पेश वकील एसजी तुषार मेहता ने कहा कि बेंच ने पहले 3 मुद्दे उठाए थे स्टे के लिए, हमने इन तीनों पर जवाब दाखिल कर दिया है, लेकिन अब लिखित दलीलों में और भी मुद्दे शामिल हो गए। सिर्फ 3 मुद्दों तक ही सुनवाई सीमित रहे। अब देखिए दोस्तों, किस तरीके से थेथराई करने की कोशिश की जा रही है, कुतर्क करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट में की जा रही है मोदी शाह की तरफ से पेश हुए वकील एसजी तुषार मेहता की तरफ से कि साहब, जब 3 बिंदुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त सवाल उठाए थे और जिस पर आगे की सुनवाई या किसी और नतीजे पर पहुंचने से पहले उन पर एक तरीके से स्टे किया था, उन्हीं तीनों बिंदुओं पर ही सिर्फ सुनवाई शुरू की जा सके। जबकि दोस्तों, वक्फ का काला कानून सिर्फ 3 बिंदुओं पर इसका विरोध नहीं है, बल्कि दोस्तों 80% ऐसे बिंदु इन कानून के अंदर मोदी शाह की सरकार ने प्रावधान की शक्ल में रखे हैं जो कि संविधान विरोधी हैं, जो कि मुस्लिम विरोधी हैं, जो कि लोकतांत्रिक देश के अंदर इस किस्म की प्रक्रिया को लेकर के समानता के विरोधी हैं, लोगों के, मुसलमानों के संविधान के जरिए जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उसके विरोधी हैं। अब ऐसे में जैसे ही मोदी शाह की तरफ से बात कहेगी उनके वकील के जरिए कि उन्हीं 3 मुद्दों पर सिर्फ सुनवाई की जाए, साहब सुनवाई तो पूरे मुद्दों को लेकर हो रही है। अब ऐसे में देखिए कैसे अटकाने भटकाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये सुनवाई अभी लंबी चलने वाली है, लेकिन इससे पहले इस बीच में जो कुछ हुआ, सुनवाई शुरू होते ही कपिल सिब्बल ने इसका कड़ा विरोध किया। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि शुरुआत में 3 बिंदु तय किए गए थे, हमने तीनों पर जवाब दाखिल कर दिए, लेकिन पक्षकारों ने इन तीनों मुद्दों पर अलग अलग मुद्दों का भी जिक्र किया, लेकिन इन तीनों ही मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे। कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। दोस्तों, अब वक्फ की संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर के जिस अंदाज में हर हाल में डटी हुई सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कुछ ज्यादा ही जोश दिखाने की कोशिश की, जिस पर ठंडा पानी डाल दिया गया कपिल सिब्बल की तरफ से। चीफ जस्टिस को कपिल सिब्बल ने बताया कि वक्फ की संपत्तियों को लेकर के, उनकी रजिस्ट्री को लेकर के
किस तौर पर? पहले अनिवार्य नहीं था, यह स्वैच्छिक था। अगर पिछले अधिनियम के तहत पंजीकरण नहीं किया गया तो परिणाम प्रदान नहीं किए गए थे। 2013 में वक्फ के पंजीकरण के लिए एक प्रावधान था। मुतवल्ली को हटवाने के अलावा गैर अनुपालन के लिए कोई परिणाम प्रदान नहीं किया गया था। ये वक्फ बाय यूजर है 1913 से 2013 तक। हालांकि वक्फ के पंजीकरण के लिए एक प्रावधान था, मुतवल्ली को हटाने के अलावा गैर अनुपालन के लिए कोई प्रावधान दोस्तों नहीं था, कोई परिणाम नहीं था। चीफ जस्टिस ने इस दलील को रजिस्टर भी किया। कपिल सिब्बल की दलील दर्ज की कि धर्म का पालन करने का अधिकार प्रभावित होता है। वक्फ के छीन लिए जाने के बाद में वो कहां पर जाकर के प्रार्थना करेंगे? प्रार्थना जारी रखना खतरे में पड़ जाता है, इसलिए धर्म का अधिकार प्रभावित होता है। ये एक दलील भी कपिल सिब्बल की तरफ से दी गई और इसे कोर्ट ने खारिज नहीं किया। सिब्बल ने कहा कि एक प्रावधान के बारे में तर्क दिया जिसमें कहा गया है कि वक्फ के लिए संपत्ति दान करने के योग्य होने से पहले एक मुसलमान को कम से कम 5 वर्षों तक इस्लाम का पालन करना चाहिए। कपिल सिब्बल ने सरकार के प्रावधान का विरोध करते हुए कहा, हम तो सभी मुद्दों पर दलील रखेंगे। मंदिरों की तरह मस्जिदों में 2000-3000 करोड़ चंदे नहीं आते हैं। दोस्तों, ये सारी बातें ऐसे सुननी थी जिसको लेकर के मोदी शाह की तरफ से पेश वकील दाएं बाएं झांकने की कोशिश करने लगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई अभी जारी है। मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय पीठ इस बात पर विचार करेगी कि मामले में अंतिम निर्णय आने तक संशोधित कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जानी चाहिए या नहीं। सीजेआई के साथ में जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह दूसरे जज हैं। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलों के साथ में किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले पेश कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कपिल सिब्बल है, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, राजीव धवन है, सलमान खुर्शीद है, हुज़ैफा अहमदी हैं। वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिका के नोडल वकील एजाज मकबूल हैं। इसी तरह अगर बात करें सरकार और मोदी के वक्फ कानून का समर्थन करने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से संभावित वकीलों की, तो जिसमें थे राकेश द्विवेदी, मनिंदर सिंह, रंजीत कुमार, रविंद्र श्रीवास्तव, गोपाल शंकर नारायण। नोडल वकील के रूप में विष्णु शंकर जैन की भी सेवाएं ली जा रही हैं। दोस्तों, अब ऐसे में वो 3 बिंदु कौन से थे जिनको लेकर के सरकार ये कह रही कि सिर्फ साफ सुनवाई उन्हीं तक ही महदूद रखी जाए? पहला मुद्दा था वक्फ बाय यूजर। बड़ी चालाकी के साथ में सरकार ने जो कानून बनाया था उसमें वक्फ बाय यूजर को किस अंदाज में खत्म करने का प्रावधान था। वक्फ बाय यूजर सुप्रीम कोर्ट में पहला मुद्दा उन संपत्तियों को वक्फ के रूप में घोषित करने से जुड़ा है जिन्हें या तो वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड के माध्यम से वक्फ घोषित किया गया था। वक्फ बाय यूजर का मतलब है ऐसी संपत्तियां जो लंबे समय से वक्फ संपत्तियों के रूप में इस्तेमाल हो रही हैं। यानी कि किसी ने अगर दान कर दिया कि ठीक है ये ले लीजिए, मस्जिद बना लीजिए, मदरसा बना लीजिए, कोई इंस्टीट्यूट बना लीजिए, या किसी मुसलमानों की भलाई के लिए काम आने वाले तौर पर इस जमीन का इस्तेमाल कर लीजिए। उसका किसी तौर पर अगर लिखित कोई डीड है या ऐसी कोई चीज़ है या नहीं है, तब भी उसे वक्फ बाय यूजर के तौर पर वक्फ की संपत्ति माना जाता है। ऐसी संपत्तियों को लंबे समय से इस्तेमाल होने के आधार पर वक्फ माना जाता है। दूसरा था वक्फ का जो ढांचा है, यानी कि जो राज्य के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर, जो केंद्र के स्तर पर जो काउंसिल बनेगी, राज्य के स्तर पर जो वक्फ बोर्ड बनेगा, उसमें जिस हिसाब से गैर मुस्लिमों को उसमें शामिल करने की जो पूरी प्रक्रिया शामिल की गई इस काले कानून के अंदर मोदी शाह के जरिए, इसको लेकर के पिछली बार सरकार ने इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे किया था। तीसरा मुद्दा कलेक्टर की जांच, यानी कि एक ऐसा प्रावधान जिसमें कहा गया था मोदी शाह के कानून में कि अगर कलेक्टर जांच करता है कि कोई संपत्ति सरकारी भूमि है या नहीं, तो ऐसी संपत्ति को जांच के दौरान वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर किसी भी राज्य में वहां का कलेक्टर जो कि सरकार के अधीन काम करता है, अगर वो उसकी जांच करने लग जाए और उस पर वो पेन चला दे, तो फिर वक्फ की संपत्ति चली गई। मतलब अगर कलेक्टर को शक है कि कोई ज़मीन सरकारी है, तो जांच होने तक, पूरी होने तक ज़मीन वक्फ की नहीं मानी जाएगी। और जांच, आप जानते हैं सिविल लॉ कितना लचर है, किस तौर पर जांच अगर 2 साल भी चल सकती है, 2 महीने भी चल सकती है, 20 साल भी चल सकती है, 100 साल भी चल सकती है दोस्तों। यानी कि वो ज़मीन वक्फ की मुसलमानों के हाथ से छूट जाएगी। तो फिर ऐसी स्थिति में 20 मई को जैसे ही सुनवाई शुरू हुई और उसके बाद में जो स्थितियां सामने आई, उससे शुरू में ही मोदी शाह की सरकार को तगड़ा झटका लगा।
मोदी शाह की तरफ से पेश किए गए एसजी तुषार मेहता, जो कि वकील सॉलिसिटर जनरल, वो भी दाएं बाएं झांकने लगे क्योंकि उनके पास तर्क और दलीलें सुझाई नहीं दे रही थी। जिन दलीलों की, जिन तर्कों की, जिन फैक्ट्स की उम्मीद कर रहा था सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अगर फैक्ट्स और सही तरीके से तर्कों के साथ कानून बनाया गया होता तो इस पर शायद उतना विरोध ही नहीं होता। मगर ये तो शायद जो आरोप लग रहा विरोधियों की तरफ से कि साहब मुसलमानों की वक्फ की संपत्तियों पर डाका डालने, कब्जा जमवाने और अपने बड़े इंडस्ट्रीज दोस्तों को देने के लिए यह सब कुछ किया गया है, मुसलमानों को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए, शायद इस बात का काउंटर अब न सरकार की तरफ से है, न हो पा रहा है, न ही सरकार की तरफ से पेश वकील सही ढंग से रख पा रहे। बहरहाल इंतजार करते हैं सुनवाई पूरी होने के बाद में क्या कुछ फैसला आता है। तब तक आप भी कीजिए इंतजार, जागरूक रहें, दूसरों को जागरूक करने के लिए खबर उन तक पहुंचाएं शेयर करके। बहुत शुक्रिया।